सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आज से हम अपनी पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है। ये चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आपका कि कितने कॉन्सेप्ट हैं आपके, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कवर करेंगे। एंड फिर जनवरी में इसका हम वन शॉट ले आएंगे ताकि आपका जो रिवीजन हो वो फुल लेंथ पे चलता रहे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करवाए। उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड 2026 की या फिर डी को टारगेट करना चाहते हैं, डी में एडमिशन लेना चाहते हैं 2026 में, तो उसके लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, सीयूईटी 2026 का। उसके लिए भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड आगे भी वीडियो आती रहेंगी जिससे आपको लाइफ में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, चाहे आप किसी भी क्या बोलते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो या फिर किसी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो, चाहे वो फिर यूपीएससी का हो, चाहे फिर कोई स्टेट पीसीएस का हो। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़ जाओ। ठीक है, सिलेबस हम थोड़ा सा धीरे धीरे कवर करेंगे। अभी पहले हम आपका बोर्ड कवर करा लेते हैं, उसके बाद जब आपका बोर्ड खत्म हो जाएगा उसके बाद हम सीक्वेंस वाइज आपसे चलते रहेंगे। देखो, बोर्ड आपका खत्म होगा, ठीक है, उसके बाद अगर जिसको सीईटी की तैयारी करनी होगी सीईटी की भी तैयारी होगी उसी टाइम पे। एंड साथ में हम इन सब का भी सिलेबस आपको डिकोड करके देंगे एंड धीरे धीरे इसकी भी प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है हमसे, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मैसेज कर सकते हो या फिर सिंपली सी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका एक्स अकाउंट नहीं है तो एक्स अकाउंट बना लो। ठीक है, अगर हमें कुछ भी कहीं गवर्नमेंट से कुछ क्वेश्चन करना होता है या आवाज़ उठानी होती है या कहीं भी कुछ पेपर में होता है, दिक्कत होती है, तो हम यहीं पे बताते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे एक्स अकाउंट को ही फॉलो कर लो। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको फ्री क्विजेस चाहिए, फ्री नोट्स चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल तो ही है उसके लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, ठीक है, ये जो चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कुछ बाइपोलर था उसका एंड होने वाला है। ठीक है, हमारी कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है, हमारी कहानी स्टार्ट होती है 1917 में, 1917 में। ठीक है, ये एक टाइमलाइन है। ठीक है, मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको बनाना नहीं है। ठीक है, समझ जाना। ठीक है, दो प्लेयर होते हैं हमारे पास, एक होता है रशिया जिसको हम यूएसएसआर बोलते थे उस टाइम पे, और एक होता है, क्या होता है, यूएस होता है। ठीक है, उस टाइम पे दो पावर होती है। 1917 में रशिया में एक रिवॉल्यूशन होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन होता है। यहां से क्या होता है, यहां से जो रशिया की जो गवर्नमेंट होती है ना, वो क्या बन जाती है, वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट। ठीक है, ये सब हमें भी टर्म है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, ये एक बन जाती है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, और जो यूएसएसआर होता है, ठीक है, जो यूएस होता है, सॉरी, ये क्या होता है, ये होता है कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक। ठीक है, यहां से हमारे जो हमारा जो चैप्टर है वहां पे दो प्लेयर आते हैं, पहला होता है यूएसएसआर और दूसरा होता है यूएस। ठीक है, तो हमारा जो भी पूरा चैप्टर है ये कहां पे रिवॉल्व करेगा, ये रिवॉल्व करेगा हमारे यूएसएसआर के रिगार्डिंग। ठीक है, यूएसएसआर के। ठीक है, यूएस का पहले एक चैप्टर होता था आपके बुक में, ठीक है, यूएस हेजेमनी करके, वो बट अब 2-3 साल से हट गया है। ठीक है, 2023 से ही हट गया है वो, तो यूएस को हम ज्यादा भाव नहीं देते। ठीक है, हमारा ज्यादा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, हमारा ज्यादा फोकस होता है यूएसएसआर पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, 1917 में होता है, 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 से स्टार्ट हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक टाइम पीरियड आता है, टाइम पीरियड क्या आता है, 1945। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो ये यूएसएसआर और यूएस होता है ना, ये दोनों एक पार्टी से मिलके वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 का एंड होता है यहाँ पे 1945 में। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 क्या होता है, एंड हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो यूएसएसआर था ना, ठीक है, जो यूएसएसआर था, ये क्या होता है, ये अपना एरिया बढ़ा लेता है। ठीक है, पहले छोटा होता था, ठीक है, बट जब दोनों जीत जाते हैं, जो फर्स्ट ब्लॉक होता है यूएसआर और यूएस होता है जिसमें ब्रिटेन होता है, फ्रांस होता है, ये जब जीत जाते हैं तो ये जो और जो सेकंड पार्टी थी उसके कुछ कुछ एरिया आप कब्जा लेते हैं, तो यूएसआर जो था वो और बड़ा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, 1945 में। ठीक है, अब 1945 से लेके 1991 तक, 1991 तक, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं बची होती, कोई भी मेजर पावर नहीं होती, मतलब मेजर पावर इन द सेंस
कोई भी वॉर नहीं होता, कोई भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कोल्ड वॉर, ठीक है। दिस पीरियड इज नोन एज कोल्ड वॉर, ठीक है। ये क्या है, 1945 से लेकर 1991 तक का क्या पीरियड है, कोल्ड वॉर का पीरियड है। इसमें क्या होता है, ये जो यूएसआर है ना और यूएस है, ये दोनों एक दूसरे से भिड़े रहते हैं, एक दूसरे से क्या रहते हैं, भिड़े रहते हैं। लड़ाई नहीं करते हैं, ठीक है, लड़ाई नहीं करते हैं, सामने सामने नहीं आते हैं कभी, बट प्रॉक्सी वॉर करते हैं। क्या करते हैं, प्रॉक्सी वॉर करते हैं। प्रॉक्सी वॉर का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो पाकिस्तान क्या है, हमारे कंट्री में पाकिस्तान क्या करता है, अब खुद सामने से लड़ने नहीं आता, वो क्या करता है, आतंकवाद फैलाता है, ठीक है। कुछ उनके जो मुजाहिदीन हैं, क्या बोलते हैं उनको, आतंकवादी हैं जो, वो आते हैं, क्या बोलते हैं, वो हमारे यहाँ वो करके चले जाते हैं, लोगों को मार के चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी वॉर बोलते हैं, ठीक है। अपने नहीं लड़ना, दूसरे के हिसाब से दूसरे से अपना काम निकलवा लेना, लड़ते हैं वो ऐसे ही, ठीक है, प्रॉक्सी वॉर करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड वॉर बोलते हैं, ठंडा शीत युद्ध बोलते हैं। यहाँ पे ये दोनों सामने नहीं है, ठीक है, बट ये दोनों एक जगह, हर जगह लड़ते रहते हैं, ठीक है। यहीं पे क्या होता है, 1991 में क्या होता है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यहाँ से जो 1945 से 1991 तक यूएसएसआर चल रहा था, जिसका ओरिजिन 1917 में हुआ था, वो क्या होता है, 1991 में आके टूट जाता है। टूट जाता है इन द सेंस, जितने भी इसने एरिया कब्जाए हुए थे वो अलग हो जाते हैं, सिर्फ एक रसिया बचता है, ठीक है। अब इसको हम मैप में देखेंगे और अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। 1991 के बाद से क्या होता है, यहाँ पे कोई एक मेजर पावर नहीं होती। यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, अनटिल नाउ तक, नाउ, ठीक है। ये क्या पार्ट है ये, ठीक है। ये क्या पार्ट होता है, मल्टीपोलर सिस्टम, मल्टीपोलर सिस्टम अभी तक, ठीक है। 1991 से नाउ तक, अभी तक क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। मतलब कोई एक मेजर पावर नहीं है, कोई दो मेजर पावर नहीं है, कई सारी मेजर पावर हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान, पाकिस्तान का कहां से बोल रहा हूँ भाई, इंडिया है, चाइना है, ठीक है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, ठीक है। कई आप मान सकते हो, जापान को मान सकते हो, यूएस को मान सकते हो, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे हैं। तो इतने सारे आज के टाइम पे क्या है, वर्ल्ड वो है, ठीक है, सुपर पावर है, ठीक है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड है। 1970 से लेके 1991 तक सिर्फ एक ही पावर, दो पावर होती थी, जिसको हम बाइपोलर बोलते हैं। और जब उसमें से एक पावर खत्म हो जाती है, तो टिल मान लो 2000 तक क्या होता है, यूनिपोलर होता है, यूनिपोलर होता है, ठीक है, ठीक है। यूनिपोलर होता है, यूनिपोलर का मतलब सिर्फ जब मान लो दो ही थे, एक खत्म हो गया तो एक बचा। मतलब 1991 से 2000 तक, मतलब 10 साल ये जो थे, इसमें वो यूनिपोलर वर्ल्ड था। मतलब सिर्फ एक यूएस ही था जिंदा, जो राज करता था, जो अपने हिसाब से करता था, ठीक है। 2000 के बाद से ये जो कंडीशन थी वो मल्टीपोलर होने लगी है, ठीक है, मल्टीपोलर होने लगी। तो ये आई होप ये टाइमलाइन आपको क्लियर रही होगी। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर यहाँ से। ओरिजिन जैसा कि मैंने बताया, जो यूएसएसआर था वो 1992 में, देखो 1992 में लिखा हुआ है, ठीक है। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद से ये ओरिजिन होता है, ठीक है। आइडियोलॉजी क्या थी इसके पीछे, आइडियोलॉजी थी सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। कैपिटलिज्म को अपोज करते थे ये लोग, एंड बात करते थे इकोनॉमिक इक्वालिटी की, ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब होता है कोई भी जो सोसाइटी है उसमें इक्वालिटी आनी चाहिए। मतलब इकोनॉमी के बेसिस पे किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, ये सब नहीं होना चाहिए। जो खेत होंगे सबके पास इक्वल होंगे, जो इनकम होगी सबकी इनकम इक्वल होगी, ठीक है। इक्विलिटेरियन सोसाइटी की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो मैंने बताया था 1917 में, ठीक है, 1917 में क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है मैं अभी हाईलाइट करता हूँ। देखो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये ही यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है। 1917 जब बना था यूएसएसआर, तो इतना ही होता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में, तो ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी है ना, ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ये भी इसका पार्ट बन जाते हैं, ठीक है, इनको कैप्चर कर लेता है ये, ठीक है। समझ में आई बात आपको। तो एक्सपेंशन क्या है रशिया का, रशिया है, ठीक है, सेंट्रल एशिया है, एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, ईस्ट यूरोपियन, ईस्ट यूरोपियन, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एशियन, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्री। और ये क्या है, ये तो अकेले रशिया ये है, ठीक है, रशिया है। तो इन तीनों को मिला के क्या बनता है, यूएसआर बनता है, ठीक है। अब कहीं कहीं क्वेश्चन होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं कंट्री को ना, ये जो तीन कंट्री हैं, ठीक है, इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बाल्टिक नेशन,
ठीक है। तो कहीं भी नाम अगर डिफरेंस आए, ये बाल्टिक नेशन लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये वाला जो एरिया है, ठीक है, एक मिनट में दिखाता हूँ। ये जो एरिया है ना, ये क्या है, ये बाल्टिक सी है, ठीक है, बाल्टिक सी है। तो इससे ये जो अपने बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बाल्टिक नेशन बोलते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो एक्सपेंशन भी हमने समझ लिया, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं हमारी की फीचर्स इकोनॉमी की, ठीक है, सोवियत सिस्टम की कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या थे फीचर्स इनके। पहला फीचर था, ये दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होती थी उस टाइम पे, ठीक है, सबसे बड़ी यूएस के बाद से सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी होती थी, ठीक है। जो यहाँ की इंडस्ट्रीज थी वो पिन से लेके, मतलब एक सुई से लेके कार तक सब बनाती थी। यहाँ पे सैटेलाइट्स बनते थे, यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब बनते थे, सब कुछ बनता था यहाँ पे, मतलब एकदम सस्टेनेबल तरीके से, ठीक है, अपना गुजारा कर लेंगे, ठीक है। स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी विद सेंट्रलाइज प्लानिंग, जो स्टेट था यानी जो गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करती थी, सेंट्रलाइज प्लानिंग होती थी। ऐसा नहीं होता था कि स्टेट में कुछ और गवर्नमेंट है, सेंट्रल में कुछ और गवर्नमेंट है और दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, ठीक है, ऐसा नहीं होता था। सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती थी सेंट्रल लेवल पे और वही सारी चीजें कंट्रोल करते थे, ठीक है, ठीक है। एक्सटेंसिव एनर्जी रिसोर्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, एक्सटेंसिव क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है। एक्सटेंसिव एनर्जी रिसोर्सेस का मतलब होता है जो रशिया का ये वाला जो पार्ट है ना, ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ये वाला जो एरिया है, और ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, ऑयल मिलते हैं, कोल मिलता है, गैसेस मिलते हैं, ठीक है। आज भी आप देखोगे तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, वहाँ का जो गैस होती है वो रसिया से ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें हैं, आप देखो इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, ठीक है, इकोनॉमी प्लान्ड है, प्रॉपर स्टेट कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है उस टाइम की। नेचुरल रिसोर्सेज भर भर के पड़े हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत बड़ा है, ठीक है। अब देखो इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक है, इस साइड में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इस साइड में लोग रहते हैं, ठीक है, तो इधर आने जाने के लिए बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे नेटवर्क बिछा हुआ है, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बिछा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सोशल वेलफेयर की, ठीक है, तो उसमें भी ये वो जो कंट्री है, ठीक है, सोवियत सिस्टम, ये पीछे नहीं है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे सोशल वेलफेयर होता है, ठीक है। स्टेट प्रोवाइड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है वो सबके पास है, ठीक है, गरीब से गरीब आदमी के पास भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, ठीक है। मिनिमम स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, उसके पास रहने के लिए खाना, रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, तीनों चीजें हैं, ठीक है। फ्री हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन, ठीक है, सबके लिए, सबके लिए हेल्थ केयर और एजुकेशन फ्री होती है, ठीक है। ये दोनों, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों सोशलिस्ट ट्रेट है, ठीक है, सोशलिस्ट ट्रेड है, मतलब जो सोशलिस्ट कंट्री होती है वो ज्यादा ध्यान किस पे देती है, एजुकेशन पे देती हैं, ठीक है, हेल्थ केयर पे देती हैं, ठीक है, फ्री हेल्थ केयर पे देती हैं, मतलब जो गरीब से गरीब इंसान है उसके पास भी क्या है, उसके पास भी एजुकेशन पढ़ने का वो हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी हो, हेल्थ केयर की अपॉर्चुनिटी हो, उसके पास मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, ठीक है। वहीं जो कैपिटलिस्ट कंट्री है वो ज्यादातर फ्री ट्रेड पे बात करती है, फ्री मार्केट पे बात करती है, मतलब जिसके पास जितनी कैपेबिलिटी होगी वो उतना ज्यादा कर पाएगा, वो उतना ज्यादा इनकम जनरेट कर पाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट गारंटीड थी, ठीक है, स्टेट लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था, कुछ कुछ देता, मतलब जैसे हमारे यहाँ मनरेगा चलता है, ठीक है, साल में 6 महीने या 4 महीने उनको गवर्नमेंट को उनको देना ही होता है, ठीक है, उनको रोजगार देना होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे था, ठीक है, सोशल वेलफेयर यहाँ पे चलती थी, ठीक है, स्टेट एम्प्लॉयमेंट जरूर देता था, ठीक है, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी वहां पे, ठीक है। सब्सिडाइज हाउसिंग एंड पब्लिक यूटिलिटीज, ठीक है, हाउसिंग के लिए भी जो गवर्नमेंट थी वो सब्सिडीज देती थी कि आप घर बना लो, ठीक है। पब्लिक में भी बहुत अच्छे वहां पे वो थे, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स होते थे, जैसे टॉयलेट टॉयलेट आज भी होता है, ठीक है, वैसा होता था उस टाइम पे भी, ठीक है। अब कुछ चैलेंजेस हम देखते हैं, ठीक है, अब चैलेंजेस एंड ड्रॉबैक देखते हैं कि इतना अच्छा सिस्टम था, आप देख रहे हो इकोनॉमी इतनी अच्छी है, सोशल वेलफेयर कर रही है गवर्नमेंट, फिर भी ये 1991 में जाकर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ऐसा क्या हो गया कि ये डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। इसके कुछ चैलेंजेस थे और ड्रॉबैक भी था, ठीक है। चैलेंजेस की बात करें तो पहला चैलेंज था अथॉरिटेरियन रूल्स, ठीक है। अब देखो मैंने की बताया, जो सिर्फ एक ही पार्टी थी, एक ही गवर्नमेंट हुआ करती थी, ठीक है। तो अब देखो हम ही सहनसा हैं, ऐसा फीलिंग आ जाती है ना कि जब आपके पास ही सारी पावर है तो ऐसी पावर आ जाती है कि भाई हम ही हैं जो है, ठीक है। तो अथॉरिटेरियन पावर आ गई थी, सिंगल पार्टी, एक ही पार्टी हुआ करती थी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कौन सी पार्टी होती थी, कम्युनिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी होती थी, ठीक है। विथ नो पॉलिटिकल फ्रीडम, कोई भी पॉलिटिकल किसी को फ्रीडम नहीं था कि आप इलेक्शन इलेक्शन होते ही नहीं थे, ठीक है। ऐसा भी नहीं था कि आप आवाज उठा सको, ठीक है, कुछ नहीं होता था, अथॉरिटेरियन रूल होता था।
आपको जो बोल दिया गवर्नमेंट ने वो मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी थी, ठीक है, वो बहुत इनएफिशिएंट और करप्ट ब्यूरोक्रेसी थी, ठीक है। करप्ट इन द सेंस बिना पैसा लिए कुछ होता नहीं था, इनएफिशिएंट थी, मतलब काम नहीं करती थी ज्यादा अच्छे से, ठीक है। सप्रेशन ऑफ डिसेंडेंट, ठीक है, सप्रेशन ऑफ स्पीच, ठीक है। देखो कोई भी प्रेस को फ्रीडम नहीं थी, ना लोगों को बोलने की फ्रीडम थी, ना प्रेस को फ्रीडम थी, ठीक है। और क्या था, एक और ड्रॉबैक था इसका, चैलेंजेस थे, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, ठीक है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है, मैं दिखाता हूं आपको, देखो ये जो रशिया है, यहाँ पे रशियन लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है, ठीक है। सेंट्रल एशियन में यहाँ की लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है, यहाँ पे कुछ और लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे जो रशियन जो गवर्नमेंट थी, यहाँ पे जो पूरा सेंटर था पावर का, वो क्या था, वो पावर था रशिया, ठीक है, रशिया था, ठीक है। जो पूरा पावर सेंटर था वो कहाँ पे था, रशिया में था, ठीक है। तो अब क्या होता था, यहाँ के जो लोग होते थे, ठीक है, यहाँ के जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लोग होते थे, या फिर जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के लोग होते थे, ये लोग अपने आप को, अपने कल्चर को सप्रेस पाते थे कि हमारी नहीं सुनी जाती, हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, ऐसा होता था यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे, हमने इनके की फीचर्स देख लिए, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल वेलफेयर, हमने कुछ इनके चैलेंजेस भी देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सोशलिस्ट लीडर के नाम दिए हुए हैं, जैसे 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था और जो कम्युनिस्ट पार्टी बन के आई थी, उनके फाउंडर थे व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। एक जोसेफ स्टालिन होके बन के आते हैं 1924 से लेकिन 53 तक, ठीक है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। निकिता कुर्बासेव पीसफुल कोज एग्जिस्टेंस की बात करते हैं यूएस के साथ, ठीक है। ये सारा आप देख लेना, ठीक है। मिकाइल गोर्बाचेव हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको हम आगे चल के भी पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट लीडर थे, इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, ठीक है, इनको हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो, हम जैसे कि मैंने बताया, हम इनको देखते हैं थोड़ा। मिकाइल गोर्बाचेव कौन थे, ठीक है, ठीक है। मिकाइल गोर्बाचेव कौन थे, मिकाइल गोर्बाचेव कौन थे, ठीक है। ये थे हमारे यूएसआर के लास्ट लीडर, ठीक है। इनका टाइमलाइन क्या है देख लेते हैं हम एक बार। 1985 से 1991, ठीक है, 1985 से लेके 1991 तक, ठीक है। 6 साल के लिए इन्होंने रूल किया था, ठीक है। ये क्या करते हैं, देखो यूएस का क्या क्या था, यूएस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, ठीक है। यूएस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, बहुत सारे रिसोर्सेज को, बहुत सारे कंट्रीज को वो कंट्रोल करते थे, ठीक है, कंट्रोल करते थे, मतलब यूरोपियन कंट्रीज जो थी उनके ऊपर उनका दबदबा था, ठीक है। इनके पास बहुत सारे सिस्टम थे, ठीक है, क्या बोलते हैं वो, वर्ल्ड बैंक इनके पास था, आईएमएफ इनके पास था, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये बहुत बड़े लेवल पे डेवलपमेंट कर रहे थे अपना, ठीक है। इनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे, आर्म एंड एम्यूनेशन में बहुत आगे हो गए थे, ठीक है। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोचा कि अब हमें थोड़ा सा आगे होने की जरूरत है, ठीक है। हमने जो अभी तक सिस्टम बनाया था इसमें कुछ रिफॉर्म की जरूरत है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, हमने जो सिस्टम बनाया है इसमें हमें कुछ रिफॉर्म की जरूरत है। और इन्होंने प्रपोज किया दो रिफॉर्म, ठीक है, दो रिफॉर्म। पहला क्या रिफॉर्म था इनका, रिफॉर्म था इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है, जिसको रशियन लैंग्वेज में बोला जाता है प्रेस्टोकिया, पी ई आर ई एफ TROIKA, ठीक है। ये रशियन लैंग्वेज है। ये वर्ड में एक एमसीक्यू में आ सकता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म को क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म को क्या बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, पॉलिटिकल रिफॉर्म जिसको हम ओपननेस बोलते हैं। वेट, ओपननेस, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म का क्या था कि जो हम अभी तक खुद स्टेट कंट्रोल करता था, अब हम थोड़े थोड़े पार्ट को प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में देते, ठीक है। पॉलिटिकल रिफॉर्म का क्या मतलब था, अभी तक जो सिर्फ एक पार्टी होती थी, अब हम धीरे धीरे सबको बोलने की फ्रीडम देंगे, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देंगे, लोगों को पार्टिसिपेट करने देंगे, हमारे गवर्नमेंट की मतलब जो गवर्नमेंट की वर्क होता है उसमें पार्टिसिपेट करने देंगे, ठीक है। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को रशियन में क्या बोलते हैं, रशियन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ग्लासटॉक, ग्लासनोस्ट, GLASNOST, ठीक है। समझ में आई बात। अब इन्होंने जब रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, ये रिफॉर्म जब इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, ठीक है, तो ये देखते हैं, ठीक है, ये देखते हैं कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी, ठीक है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज,
ये क्या कर देती हैं, ये प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है, ये प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देती हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, जब धीरे धीरे यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसी में क्या होता है, उसी में वो होने लगता है, ठीक है, उसी में दो गुट बन जाते हैं, एक जो है, एक जो सपोर्ट करता है मिखाइल गोर्बाचेव को, और दूसरा जो करता है वो क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है, सपोर्ट, एक सपोर्ट करता है, एक अपोज करता है, ठीक है। और अपोज करने वाले में एक लीडर का नाम निकल के आता है, जिनका नाम होता है, ठीक है, बोरिस येल्सिन, बोरिस येल्सिन, यस, एस, बोरिस येल्सिन, ये एक हीरो निकल के आते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अपोज करते हैं मिखाइल गोर्बाचेव को, ये क्या करते हैं, ये अपोज करते हैं मिखाइल गोर्बाचेव को, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव को ये अपोज करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये अपने आप को बोलती है कि अब हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, अब हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, ठीक है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अब हमें नहीं रहना आपके साथ। वहीं पे एक दूसरा, एक जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, सेंट्रल एशियन एशियन कंट्रीज, ठीक है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, ये बिल्कुल नहीं बोलती, ये अपना मुंह ही नहीं खोलती है कि हमें अलग होना है, ठीक है। इसके दो रीजन थे, ठीक है, इसके दो रीजन थे। पहला रीजन क्या होता है, ठीक है, पहला रीजन होता है, ठीक है, लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ लीडरशिप, ठीक है, लैक ऑफ लीडरशिप, ये इनके पास कोई ऐसा लीडर ही नहीं था जो आगे चल के इनको लीड कर सके, ठीक है, तो इसलिए ये चुप रहते हैं कि हमें यूएसआर के साथ ही रहना है, ठीक है। फिर दूसरा एक और रीजन होता है, ठीक है, दूसरा एक रीजन होता है, ठीक है, कि ये चाहती थी कि हमें सिर्फ एक सुपर पावर के साथ रहना है, टू स्टे विथ, ठीक है, ये चाहती थी कि हमें सुपर पावर के साथ रहना है, हमारा उसी में क्या है, हमारा उसी में भलाई है, ठीक है। एक और रीजन होता है कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज क्यों अलग होना चाहती हैं जल्दी, ये जो था, ये जो कंट्रीज थी ना, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, ये ज्यादा डेवलप्ड थी, ठीक है, ये डेवलप्ड थी, ज्यादा डेवलप्ड थी, और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, ये ज्यादा डेवलप नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे, ठीक है। तो जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, इनको लगता है कि भाई, मैं जो हमारी जो कंट्री है, यूएसआर है, जिसमें हम पैसा देते हैं, और वो पैसा यूज होता है इन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, तो हम इन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए पैसे क्यों दें, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को अपलिफ्ट करने के लिए हम पैसे क्यों दें। तो हम चाहते हैं कि हमारा पैसा, हम अपना पैसा अपने पास रखें, हम इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अक्टूबर में, ठीक है, दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर 1991 में, ठीक है, दिसंबर 1991 में बोरिस येल्सिन के अंदर में, ठीक है, बोरिस येल्सिन के अंदर में रशिया, ठीक है, यूक्रेन, यूक्रेन और बेलारूस, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या बोलते हैं, ये दोनों अपनी इंडिपेंडेंट, ये तीनों क्या करते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट वो कर देते हैं कि हम अब इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी होती है, पार्टी जो होती है, वो बैन हो जाती है, ठीक है, बैंड, ठीक है, बैंड हो जाती है, ठीक है। अब जितनी भी कंट्रीज जो थी अभी तक, जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा की थी, ठीक है, आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही थी, वो शिफ्ट हो जाती है कैपिटलिज्म पे, कैपिटलिज्म पे एंड डेमोक्रेसी पे, ठीक है, डेमोक्रेसी पे, ठीक है, शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा अब हमारा, ठीक है, ये हमारा मिखाइल गोर्बाचेव का पूरा वो था, ठीक है। अब देखते हैं जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ये भी मैंने बताया। अब देखो, जब कोई भी डिसइंटीग्रेशन होता है या कुछ भी होता है ना, तो वहां पे कुछ भी मीटिंग होती है, बड़ी मीटिंग होती है, तो उसके बाद एक डिक्लेरेशन निकल के आता है, ठीक है, डिक्लेरेशन निकल के आता है, जिसमें सारी कंट्री एग्री करती हैं एक पर्टिकुलर बात पे, ठीक है। तो 1991 में जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है, तो उसका डिक्लेरेशन निकल के आता है, जिसमें दो बातें कही जाती है, ठीक है। पहला पहला क्या है, हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट।
यानी जो यूएसआर जो होता था, यूएसआर होता था, उसमें जितनी भी कंट्रीज थी, अब चाहे भले अलग हो गई हो, लेकिन वो एक ग्रुप में रहेंगे जिसका नाम होगा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। ताकि ये जो जितनी भी कंट्रीज हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कॉपरेट कर पाए, ठीक है। और दूसरी बात निकल के आती है कि जो यूएसआर था उसका सक्सेसर कौन बनेगा, उसका सक्सेसर बनेगा रशिया, ठीक है। रशिया was now accepted as a successor of सोवियत सिस्टम, ठीक है। ये जो यूएसआर को परमानेंट सीट थी यूएन में वो ले लेता है, इनहेरिट कर लेता है, ठीक है। जितने जितने यूएसएसआर ने ट्रीटी कर रखी थी दूसरे देशों के साथ, वो सारी ट्रीटी रशिया एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और जो यूएसआर होता था न्यूक्लियर पावर होता था, ठीक है। तो जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब थे सारा अपना रशिया अपने पास रख लेता है, ठीक है। समझ आई बात, ठीक है। ये डिक्लेरेशन निकल के आता है हमारा, ठीक है। चलो अब कुछ रीजन देख लेते हैं हम कोलैप्स के, ठीक है। कि जो ये अचानक से रीजन जो हुआ, जो अचानक से कोलैप्स हो गया 1991 तक आते आते, वो कोलैप्स क्यों हुआ, ठीक है। पहला रीजन हमने देख रखा है, पहला रीजन क्या था, मिकाइल गोर्बाचेव का रिफॉर्म, ठीक है। जिन जो जो उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमिकल रिस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश की, ठीक है। जो सिस्टम चला रहा था उसको चेंज करने की कोशिश की, एंड सडनली क्या हुआ, उसका जो पूरा सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया, ठीक है। दूसरा रीजन हम देखते हैं पॉलिटिकल, ठीक है। पॉलिटिकल रीजन क्या था, सिंगल जो पार्टी थी, जो सिंगल पार्टी रूल करती थी, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी उसकी, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, तो एक मिनट, ठीक है। इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। सिंगल पार्टी जो थी उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। सेंट्रलाइज पावर था, ठीक है। कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है। गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले रही है, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है तो आपको जानने का उसको हक है कि ये गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन क्यों ले रही है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है, ठीक है। अब जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते थे उनको प्रिविलेज मिलता था, ठीक है। जो नॉर्मल लोग थे, जो लोकल लोग थे, ठीक है, वो लोग देखते थे ये सारी चीजें कि हमें बोलने की आजादी नहीं है, हमारे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बहुत करप्ट हैं, उनके पास और ज्यादा प्रिविलेजेस हैं, ठीक है। ये सब देखते हैं, ठीक है। अब राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन रिपब्लिक लाइक रशिया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है, इनको देखते हुए, ठीक है। अब जो ये कंट्रीज थी, ठीक है, यहाँ के जो लोग थे वो ये भी देख रहे थे कि जो यूएस है, ठीक है, उसमें कैसा सिस्टम है, वहां पे लोगों को बोलने की आजादी है, लोग ज्यादा कमा पा रहे हैं, वहां पे ज्यादा रिफॉर्म्स आ रहे हैं, वहां पे ज्यादा लोग साइंस एंड टेक में आ गए हैं। तो ये लोग भी सोचते थे कि हमें भी वैसे होना है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जितनी भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे, इसकी वजह से क्या होता है, कई देशों में जैसे रशिया में, यूक्रेन में, ठीक है, एंड बाल्टिक नेशन में नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है कि अब हमें फ्रीडम चाहिए, ठीक है। इसके पीछे कुछ इकोनॉमिक रीजन भी थे, ठीक है। इसके पीछे क्या थे, कुछ इकोनॉमिक रीजन भी थे, जैसे इकोनॉमिक रीजन भी थे, जैसे पहला, जो यूएसआर था ना वो बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंड करता था अपनी इकोनॉमी का, बहुत बड़ा जो चंक होता है वो एक्सपेंड करता था मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे, ठीक है, ठीक है। अब जो मैंने जैसे कि मैंने बताया, जो ईस्टर्न कंट्रीज थी वो अपनी इकोनॉमी को खत्म कर रही थी। ईस्टर्न जो कंट्रीज थी वो अपनी इकोनॉमी को यूएसआर में रह के खत्म कर रही थी। कैसे, कि वो अपना पैसा देती थी, और जो वो पैसा क्या होता था, ये वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में लगता था ताकि उनको अपग्रेड कर दिया जाए, ठीक है। अब जो इनएफिशिएंट स्टेट रन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। अब मैंने पहले बताया था कि जो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, वो क्या होती थी, वो उनको सिर्फ और सिर्फ कौन कंट्रोल करता था, स्टेट कंट्रोल करता था, ठीक है। तो वो ज्यादा अच्छे से चला नहीं पाते थे, ठीक है। सिटीजन बिकम अवेयर ऑफ हायर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द वेस्ट, ठीक है। वेस्ट का मतलब होता है जो यूएस का ब्लॉक होता है, ठीक है। तो लोग जो थे, ऑर्डिनरी लोग जो थे, सिटीजन जो थे यूएसआर के, वो लोग जानते थे कि वहां पे लोग कैसे रहते हैं, ठीक है। और जो चौथा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इमीडिएट का रीजन था, ठीक है, जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट इमीडिएट रीजन रहा कोलैप्स का, वो था नेशनलिज्म की डिजायर, ठीक है। धीरे धीरे सारे देशों में अपने नेशनलिज्म की डिजायर आने लगी, ठीक है, जैसा कि इंडिया में आई थी, ठीक है। Republics demand sovereignty and independence. Baltic Sea, Ukraine and others saw freedom from Moscow controls. ठीक है, ठीक है। समझ में आई बात। जितनी भी कंट्रीज थी, बाल्टिक नेशन हो, चाहे यूक्रेन हो या फिर कोई अदर कंट्रीज हो, सब अपने आप को फ्री चाहती थी, ठीक है, यूएसएसआर से, ठीक है। ये मैंने बता दिया है क्या, ठीक है, नहीं बताया मैंने। गोरबाचेव रिफॉर्म्स, ठीक है, इनका फेलियर क्यों था, ठीक है।
इनका फेल क्यों था? देखो ये जब रिफॉर्म ले आए थे, इनका मोटिव ये नहीं था कि क्या बोलते हैं, कोई मोटिव नहीं था ऐसा कि हम अपने सिस्टम को डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं, उसको फिर डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था इनका रिफॉर्म। ये सिर्फ ले आए थे इसलिए ताकि जो हम पीछे हो रहे हैं धीरे-धीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, वो हम यूएस के मैच कर पाएँ, ठीक है? लेकिन ये फेल हो गया, इसके 2 रीज़न थे। पहला, कुछ लोगों को सोसाइटी में ऐसा लगा, ठीक है, कि ये बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं, ठीक है? बहुत तेज़ी से हम रिफॉर्म ला रहे हैं, हमें धीरे-धीरे करना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है? और दूसरा रिफॉर्म क्या था, दूसरा रीज़न क्या था कि इनके पार्टी के लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया, उनको अपोज़िशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है? इनके पार्टी में, ये कम्युनिस्ट पार्टी से बिलॉन्ग करते थे, एक ही पार्टी थी एंड उसी पार्टी में इनका अपोज़िशन स्टार्ट हो गया, ठीक है? अब अब क्या होता है, ये जो सिचुएशन बनती है ना, इसकी वजह से टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग इनके सपोर्ट में होते हैं, कुछ लोग इनके अपोज़ में होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, टग ऑफ वॉर वाली स्थिति बन जाती है, ठीक है? एक साइड दूसरा बोल रहा है, एक साइड दूसरा बोल रहा है, तो ये किसकी मान है, ठीक है? इसकी वजह से क्या होता है, ये इवेंचुअली धीरे-धीरे करके क्या होता है, ये अपना सपोर्ट खो देते हैं हर तरफ से, ठीक है? ना इनको कोई सपोर्ट करने वाला होता है, ठीक है? ये धीरे-धीरे दूसरी साइड में जाने लगता है, ठीक है? समझ में आई बात? ठीक है? ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है? कि वही वाला है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी वो बिल्कुल अलग थी, ठीक है? उनका एथनिक रीजन अलग था बट वो अलग नहीं हुई, ठीक है? अलग नहीं होना चाहते थे, क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया, ठीक है? ये वही लिखा हुआ है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड नेशनल डिज़ायर वही लिखा हुआ है, ठीक है? अब हम कॉन्सिक्वेंसेज़ ऑफ डिसइंटीग्रेशन देखते हैं, ठीक है? कुछ डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज़, रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है? पहला पहला रिजल्ट क्या था, जो कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर, ठीक है? कोल्ड वॉर, वो एंड हो गया, ठीक है? क्योंकि एक जो सुपर पावर था वो खत्म हो गया, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, यूएस अकेले सुपर पावर बचता है, ठीक है? क्या बचता है, यूएस अकेले सोलो सुपर पावर बचता है। यूएस के दो ही सुपर पावर होती थी, बाइपोलर होता था वर्ल्ड। अब यूएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो जो यूएस है वो अकेले वो करेगा, ठीक है? रूल करेगा, ठीक है? अब जो इसकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी और जो कैपिटलिस्ट विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, ये रूल करेगी, ठीक है? डोमिनेट करेगी इकोनॉमिक सिस्टम को। जितनी भी कंट्री इंडिपेंडेंट होगी वो किसको फॉलो करेंगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करेंगी, ठीक है? यूएस ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी बनाए हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ बनाया इसने, जो कंट्रीज को लोन देता था एंड उनसे मनवाता था कि आप अगर आप हम आपको लोन देंगे, इसी शर्त पे लोन देंगे कि आप क्या करोगे, आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाओगे, ठीक है? और एक कॉन्सिक्वेंसेस आता है, कोलैप्स ऑफ बर्लिन वॉल, ठीक है? कोलैप्स ऑफ बर्लिन वॉल, ठीक है? ये क्या कंडीशन है ये मैं बताता हूँ, ठीक है? देखो ये जर्मनी है, ठीक है? ये जर्मनी है, ठीक है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ तो क्या हुआ, जर्मनी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है? ईस्ट वालों को यूएसआर ने रखा, ठीक है? यूएसएसआर ने, ठीक है? ईस्ट को, ठीक है? ईस्ट को क्या किसने रखा, यूएसआर ने रखा, ठीक है? और वेस्ट को किसने रखा, यूएस ने रखा, ठीक है? वेस्ट को, ठीक है? और बीच में क्या की, बीच में एक दीवार बना दी, ठीक है? क्या की, बीच में एक दीवार बना दी, 1,500 लॉन्ग, ठीक है? 150 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है? 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल बना दी इसने, ठीक है? अब क्या होता है, जब अब एक को यूएसआर कंट्रोल कर रहा है जर्मनी की एक पार्ट को, और एक पार्ट को क्या कंट्रोल कर रहा है, जर्मनी के जर्मनी के साथ कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, यूएस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? तो क्या होता है, जब यूएसआर डिसइंटीग्रेट होता है तो लोग क्या करते हैं, जर्मनी के लोग क्या करते हैं, इस वॉल को कोलैप्स कर देते हैं, ठीक है? तोड़ देते हैं, कोलैप्स कर देते हैं। और ये कब होता है, डेट याद रख लो आप, 9 नवंबर 1989, ठीक है? 9 नवंबर 1989 को होता है ये, ठीक है? अब और क्या रीजन होता है, और क्या होता है कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है? और क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, जो पावर रिलेशन होता है वो चेंज होता है। अब अभी तक दो पावर होते थे और जितनी कंट्रीज थी वो एक पावर के साथ रहती थी, दूसरे पावर के साथ रहती थी, चेंज होता रहता था, ठीक है? बट क्या होता है, जब एक सुपर पावर बचता है तो हर कंट्रीज को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो होती है वो चेंज करनी पड़ जाती, ठीक है? और कुछ और एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है, और एक रिजल्ट आता है, ठीक है? जब यूएसआर डिसइंटीग्रेट होता है उसके बाद
अलग अलग कंट्रीज का इमरजेंस होता है, ठीक है, जैसे इंडिया होता है, ठीक है, और चाइना होता है, ठीक, और सारी कंट्रीज होती हैं, ठीक है। हर कंट्री का अलग अलग एक्सपेक्टेशन होता है। जैसे बाल्टिक जो कंट्रीज हैं वो जब इंडिपेंडेंट होती हैं तो वो यूरोपियन यूनियन और नाटो को ज्वाइन कर लेती हैं, ठीक है। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज होती हैं वो अपने लोकेशन का फ़ायदा उठाती हैं, ठीक है, और वो वेस्ट को यानी यूरोप को और चाइना को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। और एक होता है, ठीक है, और एक होता है 6, जर्मनी वॉज यूनिफाइड। जब ये वॉल टूट जाती है ये, तो जो जर्मनी होता है वो यूनिफाइड हो जाता है। ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी नहीं है, अब पूरा एक यूनिफाइड हो गया, एंड उसको हम क्या बोलेंगे, जर्मनी बोलते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से वो निकल के आता है शॉक थेरेपी, ठीक है। ये पहले कुछ टाइम तक वो नहीं था, ठीक है, क्या बोलते हैं ये था नहीं उसमें सिलेबस में, बट ये अचानक से नहीं, 2-3 साल 2 साल हो गए इसको आए हुए। उसके पहले ज़्यादा पूछता नहीं था इससे क्वेश्चन, बट मैंने 2 साल में देखे हैं इससे क्वेश्चन आते हुए, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि शॉक थेरेपी क्या थी। शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट, ठीक है। देखो शॉक थेरेपी क्या थी, नोट्स देखना पड़ता है ना कि कुछ छूट ना जाए आपको, ठीक है। डेटा मैंने लिख रखा है कुछ डेट वोट, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है उसको, ठीक है। शॉक थेरेपी क्या थी, शॉक थेरेपी थी, ठीक है, ट्रांसमिशन ट्रांजिशन ट्रांजिशन फ्रॉम ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट, ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इसको। इसका नाम शॉक थेरेपी क्यों है, मैं बताता हूँ आपको। देखो शॉक थेरेपी का मतलब क्या था, अभी तक जितनी भी सारी कंट्रीज थी, ठीक है, अभी तक जितनी भी यूएसएसआर की कंट्रीज थी वो क्या थी, वो सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्रीज थी, सोशलिस्ट कंट्री की थी, ठीक है, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कंट्री हुआ करती थी। बट अब क्या होगा, जब वो डिसइंटीग्रेट हो गई हैं तो अब उनको क्या बनना है, उनको बनना है डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन है ना कि वो कैसे बनेंगी, ठीक है, वो सोशलिस्ट कंट्री से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट कंट्री कैसे बनेंगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉक थेरेपी बोलते हैं। एंड शॉक थेरेपी क्यों बोलते हैं अचानक से, ये अचानक से होता है, बहुत तेज होता है, जैसे शॉक लगता है ना वैसे अचानक से ट्रांजिशन हो जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, शॉक थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, ठीक है, उनको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन दिया जाता है, किसके थ्रू, यूएस उनको लोन दिलाता है, ठीक है, यूएस उनको लोन दिलाता है ताकि वो जो डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट बन जाए, ठीक है, उनको लोन मिलता है, तो सही बात है, ठीक है। अब शॉक थेरेपी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है शॉक थेरेपी का, जो इनकी इकोनॉमी जो थी, ठीक है, जो स्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट फ्लश आउट, ठीक है, कंप्लीट फ्लश आउट, उसको कंप्लीट खत्म कर दो, ठीक है। जो प्राइवेट ऑनरशिप थी वो डोमिनेट करने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है, प्राइवेट ऑनरशिप डोमिनेट करेगी, ठीक है, प्राइवेट ऑनरशिप डोमिनेट। अभी तक जो हमने देखा था कि स्टेट सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब जब वो सारी क्या कंट्रीज क्या बन जाएंगी, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट बन जाएंगी, यूएस की आइडियोलॉजी फॉलो करने लगेंगी, तो क्या होगा, प्राइवेट ऑनरशिप बढ़ने लगेगा, ठीक है। जो कलेक्टिव फार्म्स होते थे, कलेक्टिव फार्म्स इन द सेंस पूरे गांव का एक जमीन होती थी, सब लोग उसमें मिलजुल कर खेती करते थे, ठीक है। अब उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा प्राइवेट फार्म से, रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है। शॉक थेरेपी प्रैक्टिस में कैसे आती है अब हम देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ईच ऑफ दिस कंट्री वॉज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, विच मीन्स कंप्लीट फ्लश आउट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने बताया इकोनॉमी को शिफ्ट करना था, ठीक है, इकोनॉमी को शिफ्ट करना था हमें पूरा टोटल शॉक थेरेपी में। प्राइवेट ऑनरशिप को क्या करना था, प्राइवेट ऑनरशिप को बढ़ाना था, ठीक है, प्राइवेट ऑनरशिप को बढ़ाना था, जो प्राइवेट ऑनर्स डोमिनेट करेंगे अब, ठीक है, धीरे धीरे
कलेक्टिव फार्म्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा प्राइवेट फार्म से, ठीक है। अब देखो शॉक थेरेपी क्या था, शॉक थेरेपी सिर्फ उस कंट्री के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को नहीं, शॉक थेरेपी उस कंट्री की पूरे फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने वाला था, ठीक है। वो कैसे करेगा ये मैं दिखाता हूं। पहला रीजन क्या था कि पहला वो क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, शॉक थेरेपी कैसे फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करेगा। पहला जो रीजन है वो है फ्री ट्रेड। जो फॉरेन कंट्रीज थी, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, जो यूएस के ब्लॉक की थी, वो इनको लालच देती हैं कि हम आपके साथ फ्री ट्रेड करेंगे, ठीक है। सडन एंड कंप्लीट फ्री ट्रेड वाज कंसिडर एसेंशियल। अगर आपको लोन चाहिए, ठीक है, अगर आपको लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज करना पड़ेगा। एंड दूसरा, हमारे साथ फ्री ट्रेड करना पड़ेगा। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होगा, जितनी फॉरेन की कंट्रीज हैं, जो यूएस है, जो रशिया, जो यूएस है, जो ब्रिटेन है, जो फ्रांस है, वो अपना सामान आपके घर में बेच पाए, आपके देश में बेच पाए, पहला। दूसरा, इसका एग्जांपल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीबी, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको पैसे चाहिए तो हम आपको पैसे देंगे, बट आपको हमारी शर्तों पे वो करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा हमारी शर्तों को, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रोल, अब जितने भी देश इंडिपेंडेंट होंगे, जितने भी वेस्टर्न इस जो यूएसआर के ब्लॉक की कंट्रीज थी, वो जितनी भी कंट्री इंडिपेंडेंट होंगी, उनको कौन कंट्रोल करेगा, वेस्ट कंट्रोल करेगा। एंड धीरे धीरे क्या होगा, जब सबको वेस्ट कंट्रोल करने लगेगा तो वेस्ट बिकम द लीडर, ठीक है, एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिनल रीजन, ठीक है, थ्रू वेरियस एजेंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो बहुत चालाक थी भाई। सबसे पहले इन्होंने सबको अपने हिसाब से बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जब सबको अपने हिसाब से बना दिया तो जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो लीडर बन के आती हैं आगे, ठीक है, लीडर बन के सामने आ जाती हैं, ठीक है। एंड हर देश की जो डेवलपमेंट होती है उसको कंट्रोल करने लगती है, ठीक है। हर देश की जो डेवलपमेंट होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, वेस्टर्न कंट्रीज कंट्रोल करने लगती है थ्रू वेरियस एजेंसी के थ्रू, जैसे कि मैंने बताया वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और आईएमएफ, ठीक है। ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनके थ्रू कंट्रोल करती हैं, ठीक है। अब देखते हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का रिजल्ट कुछ आया, ठीक है। शॉक थेरेपी ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव इसका ऐसा ही था कि जो वेस्ट ब्लॉक है, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, एज इट इज वेस्ट ईस्टर्न कंट्रीज को भी एज इट इज वेस्टर्न कंट्री के तौर पे बना दिया जाए, ठीक है। यानी वेस्ट जो ईस्टर्न कंट्रीज जो पीछे हैं, उनको हम वेस्टर्न कंट्रीज के तरह ही बना दें, ठीक है, ठीक है। अब ये करता क्या है, जितने भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम था वो खत्म कर देता है, ठीक है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो सिस्टम जो 20 साल 100 मतलब 70-80 साल से चल रहा था, वो धीरे अचानक से कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे में पहला है पॉलिटिकल प्रॉब्लम, ठीक है। पहला क्या है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम में पहला होता है हमारा इंडस्ट्रियल कोलैप्स, ठीक है। अभी तक हमने देखा था कि जो स्टेट था यूएसआर का, स्टेट जो गवर्नमेंट थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो सब स्टेट को सब इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती थी, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही रशिया यूएसआर कोलैप्स करता है, ठीक है, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो कोलैप्स कर जाती हैं अचानक से, उसको संभालने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। जो ब्यूरोक्रेसी थी वो ऑलरेडी करप्ट हुआ करती थी, तो उसके भरोसे चलता नहीं था, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी भी करप्ट थी एंड रशिया अचानक से कोलैप्स कर जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो रशिया कंट्रोल, जो यूएसआर कंट्रोल इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी क्या करती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं, ठीक है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, उनको यूएस वाली वेस्टर्न ब्लॉक क्या करता है, सेल पे रख देता है, ठीक है, प्राइवेट ऑनरशिप के लिए, कि आप आओ, आप खरीदो, जितनी भी इंडस्ट्रीज खरीदनी है वो खरीदो। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लार्ज गार्बेज सेल इन ह्यूमन हिस्ट्री बोलते हैं, लार्ज गार्बेज सेल, ठीक है। जो जो वैल्यूबल इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी वाले इंडस्ट्रीज हो गए, या फिर कोल इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं ऑयल इंडस्ट्रीज हो गई, इनको बहुत मिनिमल प्राइस पे बेच दिया जाता है, ऐसे प्राइस पे कि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। अब वहां के जो लोग थे, लोकल जो लोग थे, उनको एक वाउचर दिया जाता है, ठीक है, वाउचर दिया जाता है कि आप ये वाउचर लो एंड इस सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप भी, आपको भी अगर कुछ खरीदना है तो आप खरीद लो, वाउचर दे दिया जाता है, ठीक है। अब वहां के लोगों के पास, चूंकि जो यूएसआर था वो कोलैप्स कर गया था, लोगों के पास
अच्छे हेल्थ केयर एजुकेशन का जो सिस्टम था, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती थी, वो खत्म हो गया था अचानक से, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ के जो लोग थे उनके पास खाने पीने की तंगी आ गई थी, तो वो लोग क्या करते हैं, जो ये वाउचर होता है उसको लोग ब्लैक मार्केट में बेचना स्टार्ट कर देते हैं, एंड उससे जो पैसे आते हैं वो लोग अपना घर चलाने लगते हैं। यानी वो लोग उस पार्ट वो जो सेल होता है, वो हो रहा है, वहाँ के नॉर्मल लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। वहाँ की जो करेंसी होती है जिसका नाम रूबल है, यूएसआर की करेंसी रूबल होती है, उसकी वैल्यू बहुत डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। अब अभी तक जो रशिया सेल्फ इंडिपेंडेंट था, अपनी जो ज़रूरतें थी वो खुद पूरा करता था, वो क्या होता है, वो अब धीरे धीरे इंपोर्ट करने लगता है, ठीक है। इंपोर्ट करने लगता है, फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करता है, ठीक है। ट्रेड स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो जाता है, जितने जैसे ट्रेड करते थे ये लोग, उनका पूरा स्ट्रक्चर ही ब्रेकडाउन किया कर दिया जाता है। जो सोशल वेलफेयर स्कीम थी जो गवर्नमेंट वहाँ की चलाती थी, वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। माफिया कंट्रोल, ठीक है, माफिया बहुत कंट्रीज में इमर्ज होने लगते हैं, ठीक है। माफिया जैसे जो कोल कोल कहीं कोल प्लांट है, कहीं जो आप देखते हो हमारे कंट्री में भी जो रेत निकलती है नदी के किनारे से, वहाँ पे भी कई लोग कंट्रोल करते हैं उसको, ठीक है, उससे बहुत पैसे आते हैं, ठीक है। तो माफियाज ऐसे ऐसे इमर्ज होने लगते हैं धीरे धीरे कंट्रीज में, जो ये सारी रिसोर्सेज को कंट्रोल करने लगते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ठीक है। अब कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हम देख लेते हैं। पहला, जो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्दी से क्विकली ड्राफ्ट किया जाता है, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है उसमें एग्जीक्यूटिव पावर, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाया जाता है। प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। अभी भी कोई अपोजिशन अलाउ नहीं किया जाता, ठीक है, सिर्फ एक पार्टी होगी, ठीक है, एक ही पार्टी होगी, ठीक है। अभी भी आई थिंक कम्युनिस्ट पार्टी ही है, चाइना में भी है, रशिया में भी है, ठीक है। जुडिशियल कल्चर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वॉज एस येट टू बी स्टैब्लिश, ठीक है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, ठीक है। लोग जुडिशरी को करप्ट कर सकते हैं, अभी भी हमारे यहाँ भी हो सकता होगा, ठीक है, हमें मुझे नहीं पता, ठीक है, अभी होता ही होगा, ठीक है, ठीक है। 2000 के बाद में, ठीक है, अभी तक 1991 में जो हमने देखा था, 1991 में जो कंट्रीज थी वो अपने डिसइंटीग्रेट हुई थी, ठीक है, यूएसएसआर क्या होता था, डिसइंटीग्रेट हुआ था। अब हम देखते हैं 10 साल बाद 2000 के बाद से जो कंट्रीज थी वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। दे एक्सपोर्ट नेचुरल गैस लाइक ऑयल, गैस, मिनरल्स, वो क्या करती हैं धीरे धीरे अब अपना जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो धीरे धीरे अब एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करती हैं कंट्रीज, एंड 10 साल के बाद से धीरे धीरे हम देखते हैं कि उनकी जो इकोनॉमी है वो रिवाइव होती है, ठीक है। कंट्री गेट रेंट बिकॉज ऑफ पाइपलाइन विच पास थ्रू देयर टेरिटरीज, ठीक है। अब देखो मैंने बताता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे मैप होना चाहिए था, ठीक है, मैप, ठीक है। ये अब मैप देखोगे, आप मैप देखोगे अगर, ठीक है, तो ये जो कंट्रीज है, जैसे रशिया से अगर कोई इस कंट्रीज जो यहाँ पे यूके है, फ्रांस है, ठीक है, यहाँ पे अगर रशिया को अपना गैस भेजना है तो वो क्या करेगा, पाइपलाइन बिछाएगा, एंड पाइपलाइन बिछाएगा यूक्रेन के थ्रू, ये जो बाल्टिक सी के थ्रू। तो जो ये कंट्रीज है ना, इनको क्या मिलेगा, इससे इनको क्या मिलने लगेगा, इससे इनको मिलने लगेगा रेंट मिलने लगेगा, ठीक है, रेंट मिलेगा इनको, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज रिस्टार्टेड। अब धीरे धीरे, अभी तक हमने जो देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत बवाल मचा रहा था यूएसआर, हर चीज़ एकदम मचाए हुए है, सब कुछ मचा रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, ये पिन से लेके न्यूक्लियर बॉम्ब से लेके सैटेलाइट से लेके मिसाइल से लेके सब कुछ बना रहा था। बट जैसे डिसइंटीग्रेट होता है हम देखते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगता है। बट 10 साल बाद हम जब देखते हैं 2000 के बाद से धीरे धीरे जब इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, लोग अपना नेचुरल रिसोर्सेज बेच रहे हैं पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो धीरे धीरे स्टार्ट होने लगती है, ठीक है। अब कुछ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कुछ रीजन में अभी जब इंडिपेंडेंट हो जाती हैं कंट्रीज, ठीक है, जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, तो उसके बाद से भी कुछ कंट्रीज में बवाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो रशिया होता है उसमें कुछ बवाल होगा, ठीक है, जो यहाँ पे अजरबैजान एंड आर्मेनिया है वहाँ पे भी कुछ बवाल होता है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। रशिया का जो है, रशिया में एक चेचन्या एंड डोंगस्तान रीजन है, ठीक है, चेचन्या एंड डोंगस्तान, ठीक है, ये एरिया है शायद, ठीक है, ये एरिया है नीचे वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये एरिया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ सक्सेसिस्ट मूवमेंट होते हैं, मतलब हमें सेपरेटिस्ट मूवमेंट होते हैं, ठीक है, कि हमें रशिया से अलग होना है, ठीक है, यहाँ पे बवाल होता है, ठीक है। रशिया कैसे डील करता है, रशिया मेथड ऑफ डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट में बाई मिलिट्री बॉम्बिंग, ठीक है। वो क्या करता है, रशिया क्या करता है, इन लोगों पे जो ये लोग वो कर रहे होते हैं, डिमांड कर रहे होते हैं, इन लोगों के ऊपर मिलिट्री बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन होता है स्टार्ट, ठीक है।
अब कुछ रीजनल वॉर भी होते हैं। अब जो कंट्रीज जो आज़ाद हुई थी, जैसे ताजिकिस्तान में सिविल वॉर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नागोर्नो कराबाख के एक रीजन है इन दोनों के बीच में, उसको लेके बवाल होता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ इसको, ठीक है। आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ठीक है। आर्मेनिया कहाँ है यहाँ पे? आर्मेनिया, नो, ठीक है, वेट, ठीक है। आर्मेनिया ये रहा, ठीक है। आर्मेनिया ये है, आर्मेनिया, वेट, ये क्या है? ये है आर्मेनिया, ठीक है, नौ वाला, और ये है अजरबैजान, अजरबैजान, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये है नागोर्नो कराबाग, ठीक है, नागोर्नो कराबाग। इस रीजन को लेके यहाँ पे बहुत बवाल होता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ठीक है। सम लोकल आर्मेनियन ज्वाइन अजरबैजान, जो लोकल थे वो आर्मेनिया ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। जॉर्जिया में भी इंडिपेंडेंट की बात होती है। जॉर्जिया कहाँ पे है ये भी देख लो आप फिर, ठीक है। मैप आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जॉर्जिया कहाँ है? 8 नंबर, इसके जस्ट ऊपर है, ठीक है, ये वाला एरिया है, ठीक है, ये है जॉर्जिया, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ बवाल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखो, कुछ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, ठीक है। अब जैसे ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इनके पास बहुत बड़े लेवल पे नेचुरल रिसोर्सेज है। जैसा मैंने इनिशियली बात की थी, इनके पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब हम देखते हैं 2000 के बाद क्या होता है। 2000 के बाद क्या होता है, यहाँ पे ना जो बाहर की फॉरेन पावर्स हैं, जैसे यूएस हो गया, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, फिर चाइना है या फिर और कंट्रीज़ हैं, इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ने लगता है, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ता है, ताकि वो लोग यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका वो बढ़ने लगता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, रशिया और इंडिया के रिलेशन की छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि जो रशिया है और जो इकोनॉमिक जो यूएसआर होता था उस टाइम पे, और जो इंडिया होता था, वो बहुत अच्छा रिलेशन इंजॉय करते थे, ठीक है। रशिया ने हमें टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की थी स्टील प्लांट बनाने में, जैसे भिलाई का जो स्टील प्लांट है, बोकारो का, बीएचईएल का है, ठीक है। इनको इस्टेब्लिश करने में, इनको बनाने में रशिया ने हमारी बहुत हेल्प की है, यूएसआर ने, ठीक है। जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता था, अभी भी जो ट्रेड वो होता है, ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, वो डॉलर में होता है, ठीक है, डॉलर में होता है, ठीक है। डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी बनी हुई है, ठीक है। तो जब ट्रेड होता था तो डॉलर में होता था, बट जब हमारे पास डॉलर नहीं था तो हम यूएसआर जो है, यूएसआर ने हमारी रशियन इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो रशिया जो है हमेशा हमारा सपोर्ट करता है कश्मीर इशू पे, ठीक है। 1970 वॉर जो हुआ था, 1970 वॉर, 1971 का वॉर जो हुआ था, उसमें रशिया ने हमारी बहुत हेल्प की थी, ठीक है। इंडिया टू सपोर्ट फॉरेन पार्टीज इन सम क्रूशियल बट येट इनडायरेक्ट वे, ठीक है। अब जैसे देखो, अभी भी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है। बट क्या है, इंडिया ने कभी रशिया की आलोचना की नहीं। रशिया हमें देखो, रशिया हमेशा डायरेक्टली सपोर्ट करता है, बट इंडिया रशिया को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूक्रेन, यूएस पे एंड अदर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन पे। तो हम डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बट हम इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट करते हैं। हम सपोर्ट नहीं करते तो हम उनको अपोज भी नहीं करेंगे, ठीक है। आप जो कर रहे हो आप करो, हम कुछ नहीं बोल जाएंगे, ठीक है। मिलिट्री में भी बहुत बड़ा योगदान है हमारा, ठीक है। मिलिट्री में भी बहुत डीप रिलेशन है हमारे रशिया के साथ। हमारे जो मोस्ट ऑफ हार्डवेयर है, ठीक है, चाहे वो गन हो, चाहे AK-47 हो, या चाहे कुछ भी हो, अभी भी हम जो ब्रह्मोस यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हमने रशिया के साथ मिलकर बनाया हुआ है। अभी भी जो हमारे एयरफोर्स के पास जो सबसे ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो सुखोई है, जो रशिया का ही है। तो हम बहुत बड़े लेवल पे, बहुत डीप रखते हैं, कॉपरेशन रखते हैं रशिया के साथ मिलिट्री में, ठीक है। हमने बहुत कुछ अच्छे लेवल पे डेवलप किया है, अब हम हो सकता है कि हम आगे चल के भी डेवलप करें, ठीक है। हमने न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के और स्पेस इंडस्ट्रीज में भी साथ मिलकर काम किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, ठीक है। लेक्चर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, एंड आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।